नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आज का। आज हम बात कर रहे हैं अपने आज के मुद्दे में सबसे बड़ी चुनौती। संसद में यूसीसी बिल लाया गया तो लोकसभा और राज्यसभा में वोटों का क्या होगा नंबर भी। सबसे प्लस पॉइंट ये तारीख जो है मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 11 अगस्त तक चलेगा। यानी क्या नहीं कर सकते हैं वो 5 तारीख 5 अगस्त भी वो आएगा जब पूरे देश की निगाहें संसद में होंगी, क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर को लेकर आया बिल, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर धारा 370 को लेकर आया। अब तीसरा बीजेपी सरकार से जो वादा है वो यानी यूसीसी बिल को लेकर उन्होंने बकायदे अपने घोषणा पत्र में मेंशन किया था। यानी 9 साल बाद क्या बीजेपी यूसीसी बिल पर सहमति बना लेगी। अब सवाल ये भी है कौन उनके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के साथ 10 से 11 सीटों की कमी है। 11 सीट कौन होगा, हालांकि आम आदमी पार्टी भी साथ देने की बात कर रही है, उधर ठाकरे गुट भी साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन वो बात बनेगी या नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर तक क्या चीजें हैं, क्या है यूसीसी का फसान। हमारे साथ बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी में विशेष बहुत स्वागत आपका। मुकेश जी आवाज आ रही क्या? जी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल जी आवाज आ रही जी है? बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। हमारे साथ वास्ता जुड़ गए हैं सपने उपाध्याय सर, बहुत स्वागत आपका। मुकेश जी बड़ा ये चुनौती है 5 तारीख को, 5 हालांकि तारीख नहीं है अभी, संसद सत्र शुरू हुआ मानसून का, लेकिन उम्मीद है कि 5 अगस्त को यूसीसी बिल संसद में पेश हो सकता है और आप भी इसके सहयोगी हैं, आप भी हैं और उद्धव ठाकरे भी। क्या लगता है बीजेपी के साथ बन पाएगा या ऐसे ही चल जाएगा? देखिए, यूसीसी बिल जो है अभी बीजेपी ने उसको अंधेरे में रखा हुआ है। बीजेपी पहले उसका ड्राफ्ट तो लेके आए, उसमें क्या प्रावधान है, वो क्या करना चाहती है, कौन सा नियम थोपना चाहती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का प्रावधान है। 371 के अंतर्गत नागालैंड को विशेषाधिकार मिला हुआ है। नागालैंड जब का विलय हुआ तो वहां पर ये बात आई थी कि बिना नागालैंड के विधानसभा से पूछे बिना केंद्र सरकार कोई कानून नहीं ला सकती, उसका अपना कानून है। तो इस तरह से गोवा में है, महाराष्ट्र में है, तमाम शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति के अपने अपने कानून और अधिकार मिले हुए हैं तमाम राज्यों में। तो अभी सरकार लेके आए उस बिल को, और जैसे सिखों को भी तमाम अधिकार मिले हुए हैं। तो सरकार उस बिल को लेके आए और बताए कि क्या करना चाहती है, उसका ड्राफ्ट क्या है, उसके बाद तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सवाल यही है कि क्या ये देखिए बिल लाना ठीक है, बिल लाने से कई चीजें प्रभावित हो जाएंगी। जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, सब एक एक समान कानून, एक कानून ठीक, लेकिन उसमें अलग अलग कुछ झगड़े हैं। हिंदू रीति रिवाज, हिंदू कानून अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख है अलग है, ईसाई अलग है। तो क्या लगता है इस तरह की चीजों को पिरो पाएंगे एक झांकी में? देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि सरकार अभी ड्राफ्ट लेके आए, मसौदा लेकर आए। वो चाहती क्या है, यूसीसी के माध्यम से वो कौन सा कानून लेके आना चाहती है कि मोदी जी ने कहा कि सारे देश में कानून एक बराबर होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो जो अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, उसका क्या होगा, उनकी अपनी चिंताएं हैं। हमारी पार्टी बार बार कह रही है कि यूसीसी बिल आपको लेके आना है, शौक से लेके आइए, लेकिन इस पर चर्चा करा लीजिए। देश नागरिकों से बनता है, तो नागरिकों का जो हक है उस पर बात कर लीजिए, और लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी चिंताएं हैं, उसको दूर कर लीजिए। फिर बिल लेके आइए, हड़बड़ी क्या है। इनके नियत पे हमको तो शंका हो रहा है, वो तो 2024 का चुनाव सामने है, इस वजह से वो हड़बड़ी कर रहे हैं।
तो हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता हमको समझ में नहीं आती। ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर जल्दबाजी ठीक नहीं है देश के साथ। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि यूसीसी लाना भारत देश के हित में है या नहीं है, हमारे देश के नागरिकों के हित में है कि नहीं है। तो इस तरह की पहल सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमें लग नहीं रहा है कि सरकार कुछ अच्छे मंशा से इस काम को करने जा रही है। उसका मंशा केवल 2024 का चुनाव है। मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को कि इस बिल को लाने के पूर्व जो भी वर्ग हैं जो कि इससे प्रभावित हो सकते हैं या जिनकी अपनी चिंताएं हैं, उनसे विस्तृत चर्चा कर लें, जल्दबाजी न करें। सबसे ठीक है अनिल शर्मा जी, 5 अगस्त को तारीख है जो 2019 में अमित शाह ने धारा 370 को लेकर किया। फिर 2020 में राम मंदिर, तीसरा 5 अगस्त, क्या यही दिन है? भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है। देश को ऐसे माहौल पैदा करना चाहती है जिससे कि उनका लोकसभा चुनाव में उनको लाभ पहुंचे। किसी भी प्रकार से वो इसी हिसाब से बोल भी रहे हैं ना, और पीएम साहब की भाषा बदल गई। आप देखिए ना, आज जनसभा में जाते हैं क्या बोलते हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता दूं, भारतीय ये समान नागरिक संहिता लाने का जो प्रयास इन लोगों का है, उससे क्या साबित करना चाहते हैं? 9 साल तक इनको ये याद नहीं आई और आज अचानक से जब चुनाव सिर पर है और अपने मंत्रियों को इन्होंने काम पर लगा दिया। एक मंत्री को एक जनपद दे दिया, 2-2, 3-3 लोकसभाएं दे दी, जाइए और क्षेत्र में काम करिए। 3 तारीख को मंत्रिमंडल की समिट होने जा रही है। उन मंत्रियों को सबसे पहले तो ये मालूम पड़ेगा कि हमारा मंत्रालय कौन है, कौन सा है, क्योंकि सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी फीता काटने का काम केवल एक ही व्यक्ति करते हैं, वन मैन शो, ओनली प्रधानमंत्री जी। बेरोजगारी पर कब बात होगी, भ्रष्टाचार पर कब बात होगी, महंगाई पर कब बात होगी, आर्थिक सुरक्षा पर कब बात होगी? मैं आपको बता दूं, इनके 2019 के चुनाव में इनका 75 साल और 75 वायदों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार हुआ था। संकल्प पत्र भरा था इन लोगों ने, 5 साल में गरीबी से रहकर नीचे रहने वालों की संख्या घटाकर आबादी 10% से कम लाने का वायदा किया था। संकल्प पत्र में बहुत सारे वायदे, 75 साल में 75 वायदे किए। उन वायदों पे किसानों की आय दुगनी करने की बात की, क्या पहले दुगनी आई की? लेकिन एक छोटा सा सवाल, जब समान नागरिक संहिता पर बात है तो मैं उस पर सबसे पहले टिप्पणी करना चाहूंगा। आदिवासियों के जो अधिकार दिए हैं संविधान ने, क्या आदिवासियों की आर्थिक मदद उन लोगों ने की है? क्या उनको समान नागरिक के रूप में स्थापित करने का काम किया है? दलितों को जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, क्या उन दलितों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उन सुविधाओं को समाप्त करना चाहते हैं? अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं हैं उसमें इनका टारगेट केवल मुसलमानों को लेकर है, जबकि अल्पसंख्यकों केवल मुसलमान नहीं आते, सिख भी उसमें है, पंजाबी भी उसमें है, ईसाई भी है, जैन भी है। सारे धर्मों को लेकर ये एक सामंजस्य बिठाने की बात क्यों नहीं करती? बहुत बड़ा मसला है यूसीसी। यूसीसी एक छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के लिए सारे दलों को एक होकर बैठना होगा, जाम जनमानस से, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी होगा, प्रोफेसर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे और वरिष्ठ पत्रकार वगैरह भी होंगे। सारे लोगों को बिठाने के बाद एक सामंजस्य करना होगा। ये तो एक इनकी तानाशाह रवैया है, कोई भी अध्यादेश लाना। 3 काले कृषि कानून पर ये लोग बैकफुट पर आ चुके हैं। राम मंदिर का मामला लिया जाए तो राम मंदिर के मामले पर कोर्ट का मामला था, इनका मामला नहीं था। ये तो केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शैली है किसी भी तरह ये प्रकरण सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने का ये लोग काम करते हैं। कभी भी कोई भी नया शगुफा लेकर आते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग पुराने मामलों को भूल जाएं और नए मामले में उलझ कर रह जाएं। ये बढ़ती महंगाई दर पर कब बात करेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, उस क्राइम पर कब बात करेंगे?
बेरोजगारी का परसेंटेज कितना बड़ा है? रोजगार आपने दिए नहीं। रोजगार का जो वायदा किया था उस पर आप कब बात करेंगे? समान नागरिकता की बात करते हैं, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको पेंशन है, कर्मचारियों की पेंशन आप समाप्त कर रहे हैं। समान नागरिकता लाइए, लोगों को बराबर का अधिकार दीजिए। इसके अलावा आय, किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं, किसान अन्नदाता लाठी खा रहा है, बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, किसकी बात करेंगे? महंगाई की दर कितनी बढ़ रही है, खुदरा मूल्य की दर कितनी बढ़ रही है, उस पर इनका अंकुश नहीं है। आम जनमानस त्रस्त है और ये केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए नए नए सिगुबी छोड़ने में मस्त है। भारतीय जनता एक तरफ मणिपुर चल रहा है और ये अपने कई दौरे लगा रहे हैं, कई जनसभाएं कर रहे हैं। अरे भाई, जनता के बीच में जाकर उनका दर्द बांटने का काम करने का काम करिए। आप सत्ता चला रहे हैं, सत्ता की प्रमुख जिम्मेदारी आपकी है। आपको चाहिए कि कम से कम उनका जाकर दर्द बांटे और वहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम करें, शांति व्यवस्था कायम करने का काम करें। जो बेटियां आंदोलन कर रही थी, अपने न्याय की गुहार लगा रही थी, उन बेटियों को सांत्वना देने का काम करें, उन पर प्रेशर बनाने का काम सरकार ने किया। ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का काम किया, चिन्मयानंद को संरक्षण देने का काम किया, कुलदीप सेंगर को संरक्षण देने का काम किया। ऐसे कितने नाम गिना जाए, लंबी फेरिस्त से अपराधियों को बढ़ाने का काम किया। कहां डबल इंजन की सरकार, जनता त्राही त्राही कर रही है। आज तो मैं एक बहुत छोटा, जैसे हंसी की सी बात हो जाएगी, गलियों में भी आज वो ठेल वाले आवाज लगाते हैं, है कोई माई का लाल जो खरीदे टमाटर लाल। टमाटर लाल से भी ज्यादा लाल हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, किचन में मार हो रही है। जहां 4 रुपए सिलेंडर पर बढ़ते थे, स्मृति ईरानी जी धरने पर बैठ जाती थी, सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज 1150 रुपए का सिलेंडर है। कहा है स्मृति ईरानी जी? महिलाओं पे अत्याचार होने पर जगह जगह धरना प्रदर्शन करती थी, आज कहां है स्मृति ईरानी जी? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, नाबालिगों बच्चों पे खिलाफ मामले बढ़ रहे हैं। आप मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम करते हैं और पसमानदा मुस्लिमों के सामने केवल वोट की राजनीति की खातिर उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं आप, कि पसमानदा मुस्लिमों की आपको याद आ रही है, 3 तलाक की बात की याद आ रही है। अरे भाई, जिन परिवारों में बिना तलाक के बेटियां अपने घर मायकों में बैठी हुई हैं या पतियों से अलग बैठी हैं, उनकी चिंता आपको कब होगी? आखिर आम जनमानस के दर्द को टटोलने का काम कीजिए। आपने 9 साल सत्ता संभाली और 9 साल की सत्ता में आपने केवल दर्द दिया। राजनीति की परिभाषा में कहा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अल्फाबेटिक शब्द ए के अलावा आगे का शब्द नहीं पढ़ा। इनके मुंह से जब भी निकला ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबानी, इनके मुंह से कभी एम फॉर मणिपुर नहीं निकला। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कम से कम एकता सद्भावना की बात को कायम करना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह उसी बात को लेकर हुआ था, कोर्ट ने वही फैसला दिया था, उसका जो संघर्ष हुआ, जाति संघर्ष अभी चल रहा है। तो जो ये लागू यदि कानून होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो आदिवासी ही हो रहे हैं। तो कोई सब काम चलता है उनका, सब चीजें आदिवासी खदानों की जो जिम्मेदार, खदानों का जो व्यापार करने के लिए इनकी मित्र कंपनियों को जो न्योता इन्होंने दे दिया, उस पर व्यवस्था इनकी कैसे कायम हो? सबसे बड़ा उनके लिए राह का रोड़ा तो आदिवासी बन रहे थे, वहां ऐसी व्यवस्था फैला ली। जब राहुल जी पहुंचे तो इस्तीफे का नाटक किया गया, राहुल गांधी को रोकने का काम किया गया। अरे भाई, प्रेम का संदेश लेकर जो दिल से जनता से मिलने वाला व्यक्ति है, आप उसको कैसे रोकेंगे? जनता समर्थन में आई, राहुल गांधी जी की एक जलजला पैदा हुआ, उस पर भी आपने आंसू के इसके गोले फेंके गए। अरे भाई, जनता जब जानती है कि किस नेता का स्वागत करना है तो आप स्वागत कराने दीजिए। वहां राहुल गांधी अपना स्वागत कराने के लिए नहीं गई, वहां लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द बांटने का काम किया और राहुल गांधी ने वो प्रेम का संदेश दिया। नफरत की बाजार को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल जी कर रहे हैं। सबसे अलग बात है, सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने का साहस अगर किसी में है तो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी में है। सरकार की खिलाफ अगर जनता की आवाज को उठाने का अगर साहस है तो कांग्रेस में है। बाकी उस आवाज को ये दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सारे हथकंडे अपना रही है। 3800 किलोमीटर की जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका मजाक बनाने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे ही सारे विपक्षी दल एकजुट होकर पटना में जब मीटिंग हुई तो उसका जो संदेश पूरे देश में फैला, एकता और सद्भावना का संदेश, उस पैगाम जो उससे गया सर्वदलीय बैठक से, सारे विपक्षी दल जब एक हुए, एक मंच आए, इनको उम्मीद नहीं थी कि किस किस पार्टी के लोग वहां आ सकते हैं। इनको ये लगता था कि आम आदमी पार्टी भी नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी नहीं आ सकती है, तेलंगाना पार्टी के और पार्टियों के लोग नहीं आ सकते। लेकिन जब सारे लोग इस देश हित में एक हुए, ये मोदी ने आज अपनी शहडोल में जनसभा थी, मोदी साहब ने एक सारे भ्रष्टाचारी जो है एक साथ एक गलबहियां मिला रहे हैं, उन गलबहियों का कोई मतलब नहीं है। पीएम साहब ने कुछ बोला इस बात क्या शहडोल में की? मोदी साहब पहले तो ये बता दें कि उनके अडानी अंबानी जी से क्या रिश्ता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के चरम पर तो खुद बैठे हैं। नोटबंदी क्या है, नोटबंदी से किसको लाभ हुआ, नोटबंदी का कितने दुष्परिणाम निकले, जिस 2000 के नोट को आप आज बंद कर रहे हैं, और क्या व्यवस्था है साहब, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इस देश के लिए कितना घातक आप सिद्ध हो रहे हैं, ये देश की जनता जान चुकी है। भ्रष्टाचारी जब कहने से केवल कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएगा, अगर देश हित में सारे दल अगर एक हो रहे हैं तो ये उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, आपने किसी मंत्री को काम नहीं करने दिया, आपने किसी सांसद को काम नहीं करने दिया, आपने किसी जनप्रतिनिधि को काम नहीं किया, सारे फीते काटने का काम आपका। विदेश मंत्री भी आप, रक्षा मंत्री भी आप, वित्त मंत्री भी आप, स्वास्थ्य मंत्री भी आप, सारी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो वन मैन शो। और भ्रष्टाचार का आरोप उन पार्टियों पर लगाते हैं जो देश हित में काम करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, देश की एकता सद्भावना को बनाए रखना चाहती हैं। सर्वधर्म संभाव के लिए ये सारी पार्टियां एक हुई हैं। इसके लिए मोदी जी की ये केवल हताशा और निराशा है और इसका कुछ नहीं है। वो परेशान होकर जब उन्हें लग रही, उनके खुद के सर्वे के अनुसार ये उन्हें मालूम पड़ गया कि आने वाले जो राज्य के चुनाव है उनमें बीजेपी बुरी तरह से मुंह की खा रही है और लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी कुर्सी हिल चुकी है, झोला लेकर उठा के चलने का वक्त आ गया। तो उल जलूल बातें हमारे वर्तमान सरकार के नुमाइंदों के द्वारा की जा रही है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। आने वाला वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। सारे विपक्षी दल एक हैं और जब सारे विपक्ष का दल एक होते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि वहां देश के लिए एक हुए हैं, किसी का निजी स्वार्थ नहीं। राजवीर सिंह, राजवीर जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। राजवीर जी, बड़ा सवाल यही है जी। हाँ, सरकार को जो नमस्ते राजवीर जी। 5 अगस्त की तारीख सर जी, आपको तो एक अपना एक वादा और पूरा करने जा रहे हैं आप लोग, क्या लगता है चीजें हो पाएगी? ये जो आज की डिबेट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है ना। तो सर ये हमारा एजेंडे में रहा है शुरू से, जब हमारी 2 सीट आती थी तब भी और उससे पहले भी। राम मंदिर बन रहा है, 370 हट चुकी है। अब ये तीसरा मुद्दा है हमारा, जो अहम मुद्दा था, तीसरा अहम मुद्दा है जो हमारा चुनावी मुद्दा था, और इसे पूरा करने जा रही है भारत सरकार। 2019 में पूरा हुआ 5 अगस्त को, 2020 में पूरा हुआ 5 अगस्त को, अब 2023 5 अगस्त, उसी बीच बातों सब अभी भी आपके पास 10 से 8 से या 9 से 10 कम है, लेकिन अच्छा एक बात और सुनिए सर। ये जो मेरे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक बार जरा वो प्रतिभा सिंह के लड़के जो वो नहीं है विक्रमादित्य जी, उनका बयान सुन लीजिए, वो इसके पक्ष में है। आम आदमी पार्टी वाले जो मेरे भाई बैठे हैं, संदीप पाठक का बयान सुन लेना चाहिए इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं है कि ये क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है भारत सरकार का, और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भाई ये जो इन्होंने चुनावी वादे किए हमने वो उनको डिलीवर करे। तो हमारे लिए कोई ये नई चीज नहीं, हमारे पहले से एजेंडे में था ये चीजें। थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा जल्दीबाजी है, अभी समय है भाई, देश बहुत बड़ा है, कई धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई आदिवासी, सबका अलग अलग सिनेरियो है, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं रिफॉर्म तो करने पड़ते हैं सर समय के साथ साथ, और यही उसी रिफॉर्म का एक हिस्सा है। 2000 श्रीमान जी, राजवीर भाई जी भाई साहब,
मेरे भाई एक बात बताइए, जो 2019 के चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में 75 वायदे थे, उन 75 वायदों में ये वायदा यूसीसी का था क्या? सर ये आप हमारा कहते हैं हम आपके तो 25 साल से बीजेपी में, हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हो, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में नहीं था। नहीं पहले होगा ना, उससे पहले भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब सुनिए मेरी बात, नहीं था, अरे साहब पहले भी नहीं था। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना आपको। हाँ। अटल जी की सरकार थी, कोलिशन सरकार थी वो, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए, सीधी बात है। जो 2014 में मोदी जी की प्रचंड बहुमत से आई सरकार, उसमें हमने कुछ नहीं किया, आराम से देखा उन चीजों को। ठीक है, राम मंदिर का फैसला आ गया, दूसरी सरकार में ये बनना शुरू हो गया, 370 हट गई। अब ये तीसरा वायदा है, तो इस वायदे को 20 तारीख। हाँ जी, वो तो कोर्ट ने फैसला दिया, आपने तो नहीं दिया। अरे नहीं, हमने नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रयास थे, हमारे नेताओं के प्रयास थे, समाज का प्रयास था। मैंने क्या बोला आपको, लेकिन ये हमारे एजेंडे में था ये चीजें। और बाकी ये जो आम आदमी वाले तो बोलने वाले अब एक बात देखो ना, ये महागठबंधन में गए थे उधर मीटिंग करने, तो ये वहां से रिवर्स मार गए और फिर दिल्ली आके स्टेटमेंट देते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो इन लोगों का कोई है तो यूटर्न मास्टर है ये लोग तो। नहीं राजवीर जी, एक चीज ये बताइए, हमारे सांसद रणवीर जी, सवाल अरे हमारे मित्र संदीप पाठक जी, एक बार उनसे पूछो तो सही, उन्होंने बयान क्या दे रखा है। मैं आपके मुंह से फिर से सुनना चाहता हूं कि वो क्या बयान दे रखे हैं। आपने क्या सुना? आम आदमी पार्टी आपने क्या सुना? सर 2 दिन पहले की बात है, वीडियो भेज दूंगा आपके पास उनका, वही मिल जाएगा सोशल मीडिया पे वीडियो। वीडियो न भेजिए, आप वीडियो न भेजिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। यूसीसी पर आम आदमी पार्टी पहले चाहती है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। आप लोग एक्सपोज हो गए, साहिल बाग में आपने कुछ नहीं बोला। सुनो मेरी बात, आप बोलने आपने अन्ना को बेच डाला, छोड़ो ना उस बातों को। आपको पूरा देश ने पता आप क्या हो। अरे यार जो अडवाणी जो दो भारतीय जनता पार्टी को 2 से 200 तक पहुंचा दिया, उस अडवाणी को आप लोगों ने दूध में पड़ी मक्खी की तरफ निकाल के फेंक दिया। इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी कहाँ चले गए? जनता ये समझ चुकी है। देखिए, इस तरह आरोप लगा, यही 9 साल आपने केवल आरोप लगाया, अपना काम ठीक से किया नहीं। अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए कभी यूसीसी लेके आ रहे हैं। पब्लिक डोमेन में वही चीजें बोल रहा हूँ जी नहीं, आप केवल आरोप लगा। भाई आप बताइए ना, आपको ये बोलने की आवश्यकता क्या है? आपको ये बात बोलने की आवश्यकता, आपको तो ये कहना चाहिए कि मैंने हर साल 2 करोड़ नौकरी दी कि नहीं दी। आपको ये बताना चाहिए कि 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए। आपको ये बताना चाहिए कि दाल सस्ती हुई कि नहीं सस्ती हुई। आपको ये बताना चाहिए टमाटर सस्ता हुआ कि नहीं सस्ता हुआ। आपको ये बताना चाहिए कि बिजली सस्ती हुई कि नहीं सस्ती हुई। आपको ये बताना चाहिए शिक्षा सस्ती है कि नहीं सस्ती है। आपको ये बताना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। क्यों मूर्ख बना रहे हैं देश को? अब देश इन जुमलों से नहीं चलने वाला है। अब देश इन जुमलों से नहीं चलने वाला। अब आप बुरी तरह से हारने वाले, इसलिए छटपटाहट है यूसीसी। अगर आप ईमानदार हैं यूसीसी के प्रति, मेरी बात सुनिए, ये मौका प्रस्त है बस। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर आप ईमानदार हैं यूसीसी के प्रति, तो आप जनता के बीच में जाइए, जिनकी चिंताएं उनकी चिंताओं को दूर कीजिए और यूसीसी का ड्राफ्ट सामने लाइए, फिर बात कीजिएगा यूसीसी के लिए बता रहा हूँ। जो यूसीसी की जो कमेटी है, उस कमेटी ने अपनी फोन लाइन भी दी हुई है, ऑनलाइन भी वो सुझाव मांग रहे हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं अपना। किसने मना किया है? नहीं, जब आप ड्राफ्ट लेके आ नहीं रहे तो सुझाव क्या दें? क्या सुझाव दें जब ड्राफ्ट लेके नहीं आ रहा है? अरे भाई, आप पहले समझिए चीजों को। आप समझ नहीं रहे हैं। आप यूसीसी के अंतर्गत क्या लेके आना चाहिए, आम जन को पता तो होना चाहिए, राजनीतिक दलों को पता तो होना चाहिए। पटना से भागे क्यों? वो हम लोगों का अपना इंटरनल मैटर है, विपक्ष का अपना मैटर, वो सुलझा लिया जाएगा। आप चिंता नहीं, सवाल का जवाब सार्वजनिक है। सवाल का जवाब सार्वजनिक है, कोई छुपा हुआ नहीं है।
एक्सपोज आप हो रहे हो, प्रतिदिन एक्सपोज हो रहे हो, जनता को दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए भटकाने वाला मुद्दा लेके आते हो कि 8 महीने तक बहस चले फिर चुनाव आ जाए। इस तरह से नहीं चलेगा। अरे शांत रहिए यार, आप लोगों ने कुछ किया नहीं और जनता को केवल भटकाने का काम करते रहते हैं, जनता भटकने वाली नहीं है। कांग्रेस लाई, कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया उसी को आप चला रहे हो, कौन सा नया कर दिया आपने? ये रिफॉर्म नहीं हुआ क्या? ये हम काम के आधार पे वोट मांगेंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, रेल पे किया, रेल बच गई, हवाई अड्डा इसी बात को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि अगर हमने काम नहीं किया तो वोट नहीं देना। इसीलिए लगातार आप चुनाव हारते चले जा रहे हो। अभी एनसीपी भी हार गए, पूरा मंत्रिमंडल वहां लग जाता है। अरे क्या यार, बार बार मुंह की खाते हो फिर भी बेहद सर किसी को देख रहा है, तभी आपको पटकनी दे रहा है, तभी आपको पटकनी दे रहा है। अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में दिया, हिमाचल में दिया, कर्नाटक में दिया, आने वाले अभी 4-5 स्टेट के चुनाव वहां भी देगा पटकनी आपको जनता। सुधारेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कर्नाटक में हमारे सुधारते 9 साल बीत गए, अब आखिरी जो साल है उसमें फिर जनता को भड़काने के लिए यूसीसी लेके आप चले आए। नोटा से भी ज्यादा नोटा को। अरे भाई काम की बात कीजिए, रोजगार दिया क्या आपने? काम की बात कीजिए यार, जो वादा किया था रोजगार देने का दिया क्या? महंगाई कम करने का आपने बात किया, 400 से 1200 सिलेंडर कर दिया, कैसे कर दिया आपने? दलाली खाते हैं हर जगह। अडानी से आपके रिश्ते क्या है? अडानी से आपके रिश्ते क्या है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप क्या काम कर रहे हैं? केवल अडानी जैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शराब कारोबारियों से रिश्ते क्या है आपके? अरे वो शीला दीक्षित वाली फाइल कहाँ है आपकी, जो फाइल लेके घूमते थे, कहाँ है वो? भाई आपने तो एंटी करप्शन ब्यूरो खुद अपने पास रख लिया, हमारे पास न वहां पर गृह मंत्रालय है न कुछ है, हमारे पास पुलिस भी आपके पास है, तो जांच आप करेंगे कि हम करेंगे? जहां पुलिस है, जब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं, जब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो था तो मैं करता जांच, आपने तो उसको ले लिया। आपको पता है ना कितने बड़े गाय को मारा गया? आपको पता है ना क्या किया आप लोगों ने? क्या उसकी सुरक्षा क्यों उठाई? जब आपको देना पड़ेगा। अरे भाई काम की बात करो, कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हो? काम की बात करो। देश की जनता को क्या राहत दे रहे हैं आप? देश की जनता को क्या राहत दे रहे हैं बताएं आप? सिलेंडर, अच्छा ये बता दीजिए आज, अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा आज ये बता दीजिए भाजपा के मित्रगण, हमें ये केवल बता दीजिए 1200 का सिलेंडर क्या 400 के लेवल पर लेके आएंगे? डॉलर का मूल्य जो रुपया का वैल्यू जो डॉलर के 2014 में 60 रुपए था, अब 82 रुपया हो गया, क्या 50 रुपया कम कर देंगे? 50 रुपया का रेट लेके आएंगे? मोदी जी तो वही कहते थे। चलिए हम बताते हैं, क्या बताइए ना, बताते हैं। शिक्षा सस्ती कर देंगे। नहीं, एक बात बताइए ना, आप सुनिए मेरी बात। आप महंगाई समय के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। हाँ, फिर क्यों आप गुलगुला लेके घूमते रहते? चुनाव के समय आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, अत्याचार कम कर देंगे, जनता का जीवन स्तर उठा देंगे, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं जब आपके बस में नहीं होता? केवल जुमला फेंकते हैं। मेरे यहाँ मैं जहाँ से मैं आता हूँ ना, मेरे 8 हाईवे निकले चारों तरफ। भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तो दिल्ली में सरकार है, दूसरी है पंजाब में। जो क्राइम वाली बात होगी वो तो हो गई, अभी इसको रिपीट नहीं करते हम कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और ना इन्होंने कोई कंट्रोल है ना कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। दूसरी बात जो है फरमा रहे हैं कि महंगाई का इशू, सिलेंडर की बात कर रहे थे। आज मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड योगा डे मनाया गया 21 तारीख को, ठीक है? केंद्र सरकार ने वहाँ मोदी जी ने जाके वहां पे मना लिया। यूएन में 170 से ज्यादा देश वहां पे काम लगे हुए थे। और उसमें मेरे को ये बताओ कि पंजाब सरकार का क्या योगदान है? कोई एक पूणी भी काटी है कहीं से पंजाब सरकार ने? और आपकी भगवंत मान सरकार का हर 15 मिनट के बाद नेशनल टीवी पर ऐड आ रही है पिछले 12 दिन से कि भाई सेहत जरूरी है, इसलिए सीएम की योगशाला, सीएम की योगशाला, सीएम की योगशाला। क्या करे सीएम ने? उसमें एक किसी को योगा का मैट भी खरीद के दिया है, 1 रुपए का भी खर्चा कराया है। बिना वजह से सीएम की योगशाला हर 15 मिनट के बाद नेशनल चैनल पे आपकी ऐड आ रही है।
मुझे वो बताओ, जो वो पैसे खर्च रहे हो उसको आप ये सिलेंडर सस्ता कर दो, सब्सिडी दे दो इसमें पंजाब के अंदर। अगर आपको इतना दर्द है आप लोगों का, 92 सीटें दी पंजाब ने, तो वहां पे दो सब्सिडी। 1 रुपए का कोई काम नहीं देखिए करना, और एड इतनी देखिए बड़ी बड़ी, गुजरात के न्यूज़पेपर में भी आपकी ऐड, मध्य प्रदेश के न्यूज़पेपर, और क्या, और साउथ के अंदर भी आपकी एड्स चल रही हैं। किसकी? पंजाब सरकार ने ये किया। करोड़ों अरबों रुपया आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने के अलावा एक नए धेले का काम नहीं कर रही यहाँ पंजाब में भगवंत मान सरकार। आप उठा के देख लो कोई भी नेशनल चैनल, कितना खर्चा आता है अरे एक भाई चैनल की। दूसरी बात, सुनो अरे सुनो भाई शुरू है भाई, अभी शुरू हुआ है, रुको तो सही। अरे आम आदमी पार्टी हाँ, बोलती ना भाई, सुनो हर जगह से। सुनो मेरी बात, ये ना दूसरा पक्ष में है सबसे ना बड़ा विपक्ष में है। रोहिला साहब बस मुझे 1 मिनट, अभी शुरू हुआ हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ दूसरा, इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य के विषय में बहुत भयंकर शानदार काम कर रहे हैं। वो शानदार काम क्या है? और 4 गांव के बाद यहाँ पंजाब के अंदर हम पहले से पुरानी सरकारों के समय से डिस्पेंसरी बनी हुई है, कहीं छोटा हॉस्पिटल बना हुआ है, कहीं 10 बेड का हॉस्पिटल है। इन्होंने उसके ऊपर रंग रोगन फेर के, भगवंत मान की फोटो लगा के, आम आदमी क्लिनिक। अब वो रंग रोगन में कितने का खर्चा आया? 50,000 का आ गया होगा, लाख का आ गया होगा, 1.5 का आ गया होगा। और बजट में करोड़ों रुपए की ऐड दिखा रहे हैं। कहा देखिए पंजाब के अंदर आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, फलाना क्लिनिक, ढिमका क्लिनिक, जो ढोल बजाने में लगे हुए। तो यार एक बार ये तो भाजपा सरकार का काम गिना रहे हैं आप, लगता है। काट की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे पंजाब ये वालों? भाई साहब किस दल से हैं? भाई साहब किस दल से हैं? एडवर्टाइजमेंट इतनी, इसलिए यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग गुजरात दिल्ली जी अपना पर्चे बता दीजिए इन्हें। या राजस्थान में क्यों कर रहे थे पंजाब की। और आज अगर मैंने यहाँ हरियाणा वालों के बीच में पंजाब की बात कह दी तो 1 मिनट में भाई ये पंजाब के हैं के, रुक जा भाई, हरियाणा वालों को सतर्क कर लेने दो कि आप हरियाणा वाले भाई मेरे इनके चक्कर में मत फंस जाना। जो बहुत पहले आप तो है, इससे बच के रहना भाई। इससे ये तो पहली बात होगी। नहीं तो आज पार्टी को एक मौका दे दो, एक मौका। अभी एक और पहले ये अपनी परिचय तो बता दें कि भाई साहब आए कौन, प्रश्न इतना लंबा पूछेंगे। हम गाड़ी पर नहीं लेंगे, हम अपना परिचय तो बता दे भैया, किस दल से संबंधित आप हैं? वो भाई गाड़ियों का काफिला चल रहा है भगवंत मान के साथ, और 90 कमांडो पंजाब बीजेपी से हैं। लेके गया आपका केजरीवाल, और 1244 कमांडो। अभी इनका हाल ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, पूरे देश से लतियाया जा रहा है। नहीं, पंजाब में क्या बुरी दुर्गति हुई है और हरियाणा में क्या स्थिति है। अरे खून के आंसू रो रहे हैं आपके नेता, खून के आंसू रो रहे हैं आपके नेता। चिंता कीजिए, आप इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाइए, अपना काम गिनवाइए, शायद आपको वोट मिल जाए। क्योंकि हर सीट पर आपकी जमानत जब्त होने जा रही है। सर्वे आ रहा है हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर सीट पर आपकी जमानत जब्त होने वाली है। अगर आप कुछ कर सके हैं तो जाके जनता के बीच में जाइए, बताइए। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपना गिरेबान झांक के देखिए। जगह जगह आप हार रहे हैं, जगह जगह मुंह की खा रहे हैं। उसके बावजूद आपकी इसी थेथरई की वजह से जनता परेशान है। इस तरह से आप झूठ बोलते आ रहे हैं और जनता को बरगलाते आ रहे हैं। जनता मानने वाली नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। अभी रमेश भाई, अभी मामला जो यूसीसी का उससे चल रहा है, वैसे को कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि देखिए नहीं, वो तो मैंने 2 रोटियां हम भी सेक दें इसमें तंदूर का भाई साहब ने। तो फिर बात यही कि आप जैसे मान लीजिए विपक्ष का यही कहना है भाई, ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। अभी यूसीसी बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। इससे गहर चर्चा विषय करने की जरूरत है। जिस तरह बात की जा रही है कि मानसून सत्र में 4 या 5 तारीख को ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं की बात चर्चा कर सकते हैं विपक्ष से, लोगों से, भाई यूसीसी में हम क्या करें। ये जल्दबाजी नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है। 70-75 साल हमारे बीत चुके हैं, ये बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। सीएए को पहले से ही इस देश में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब भी
वक्त पूरा मिला है कि आप अपने अपने सुझाव, हर पार्टी हर व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है, वो दे। उसके बाद जब अगर बिल आएगा पार्लियामेंट के अंदर तो उस पर व्यापक चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद भी चर्चा के समय में भी सुझाव आते हैं, उन सुझावों के ऊपर भी विचार होता है, तो सब प्रोसीजर से ही होगा। इसमें कोई जल्दबाजी वाला काम ढिल्लन नहीं साहब, है। आपकी सरकार इस बात को मानती कब है? किस बात नोटबंदी का फैसला रात के 12 बजे आता है। नोटबंदी और सीए में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। नोटबंदी करनी नहीं, जरूरी थी जमीन रातों सुन रात। लीजिए, जी, वो सरकार इसलिए आपकी फैसला सारे रात के 12 बजे लेती है, क्या दिन में कोई फैसला होता है? मान रहे हैं कि हम लोग बात सुनेंगे नहीं ये लोग। इनमें काम इसके होता है ना, परिणाम इनमें काम होता है, फैसला रात को कर लिया तो आफत क्या होती है उसमें? कौन सा काम करते हैं, कब करते हैं? बहुत काम अडानी अंबानी को सेट करने का काम करते हैं, कुछ और एक करते हैं? नाम मिल गया आपको, अडानी अंबानी। हमने पैदा किया अडानी अंबानी, पहले देश में थे ही नहीं। ये अभी आया 2014 के बाद, नया जन्म हुआ गया इनका। 2014 के पहले देश का आम जनता अडानी का नाम नहीं सुना था, नहीं जानते थे। अडानी का नाम नहीं आपने सुनता था, अडानी को लोग नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते होंगे। बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। गोडानी नाम दिया गया था गुजरात में, मैं बता दूं आपको, गोडानी नाम दिया गया था गुजरात में इसको। तो आप ही देते हैं ना नामकरण, कोई और करने आता ना है? ना, ये आपके यहाँ से दिया गया था। कोई परेशानी नहीं, आप करते रहिए जितने नामकरण करने, कोई परेशानी थोड़ी है उससे, करिए ना। परेशानी तो इसलिए नहीं होगी, देश का बंटवारा करने में लगे पड़े हैं आप, देश को सांप्रदायिक के आग में झोंक रहे हैं। एक बात बताइए, हम तो अखंड तो भारत सरकार ने क्यों जवाब नहीं दिया कि 20,000 करोड़ अडानी कंपनी को कहां से आए? टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है 1947 कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया, देश के टुकड़े करने का काम भारतीय जनता का। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते में? कहाँ एक किया आपने, किसको एक किया? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा आपने क्या किया? देश में भाई से भाई को लड़ाने का काम आपने किया। जब ये आप क्यों नहीं सुनता कोई? कैसी बात करते हैं आप? 4 दिन से आप सरकार में आ गए थे, समझते कि सारी व्यवस्था आपकी, देश सारा आपका। जो कहता है कि हम अखंड भारत को लेकर के चलने वाले विचारधारा है, उसे आप कहो कि ये खंड खंड कर देंगे, और जो खंड खंड कहाँ एकता की बात करते हैं? किस एकता की बात करते हैं? जब भी बात आएगी, हमने अगर बात की एकता सद्भावना की, आपने की हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा किसी भी डिबेट में उठाकर देख लीजिए, एक नहीं अनेकों डिबेट में उठाकर देख लीजिए, हर बार बात यही आई है। आज आपको मुस्लिमों को मैं बताऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, सुन लीजिए जरा, मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुस्लिम गद्दार होते हैं, हमने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप ऐसे नहीं कह रहे। ये भारतीय जनता पर सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव में मैंने कहा, सुनिए हम झूठ हो गए, अरे सुनिए, गलत बोलते हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा। ऐसा क्यों बोला? पहले सुनिए, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी ने कहा ना कि हमने कहा, वापस लेने की बात करते आपके, सुन लिए ना, पहले मैंने क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव में कहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सिख हो ईसाई हो सब भाजपा के साथ हैं, सबका साथ। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करने का काम किया। कहीं नहीं आप गलत बोलते हैं, आपको शायद जानकारी है, पढ़ लिख कर आया कीजिए, आपको संज्ञान में नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में क्या हुआ था। पढ़ना है क्या हमें? जब जानकारी नहीं है तो बोलते ही क्यों हो? 75 वायदे किए थे आपके, जनता पार्टी जिस संघ को देश धर्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय नहीं, भारतीय जनता पार्टी, सबका विश्वास, विकास का अरे भाई सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके एजेंडे पर चलती सर सेवा, जिसके एजेंडे पर चलती, संघ के एजेंडे पर चलती है, उस संघ ने भारतीय ध्वज को 54 साल तक सम्मान नहीं दिया, उस संघ ने भारतीय ध्वज को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया, उसको सलाम नहीं किया। अरे यानी कि मैं भी झंडा नहीं फहरा गया, ज्ञानवर्धन कीजिए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, आपको जानकारी नहीं, पता करके आइएगा, फिर बस में बैठिएगा। देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, उसमें शामिल थे क्या?
ठीक है शामिल थे आप उस वक्त? अरे यार बोल देंगे। किस आदमी को बता दें, अरे इनको मालूम ही नहीं है, अरे जब भाई, नॉलेज नहीं है इतिहास तो है डिबेट पर नहीं भारतीय आना चाहिए। राजनीति का, भारतीय राजनीति का आपको इतिहास जानकारी है। है? मैं रहूं या न रहूं, भारतीय जनता अरे पार्टी किस पैदा तरह की बात 1980 में करते हुई हैं? है। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। 1980 में तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसके बाद जनसंघ अरे बनता मैं था, भारतीय जनता जनसंघ पार्टी की के आजादी के बाद पूर्वजों बनी की है। बात कर आप रहा हूँ, ये कर दिया वो संघ कर की दिया, बात इसको कर क्या रहा करो हूँ, भाई? संघ के नेताओं की बात कर रहा ये जो हूँ, कांग्रेस ने फैलाई है हिंदुवादी ना, आप संगठनों। उसमें फंस के रह जाएंगे। हम सब ढिल्लन जानते साहब, हैं आपसे भाई, नॉलेज ये का इतिहास है, ये पंडित जी, इतिहास और कीजिए डिबेट है, पर। ये सच्चाई अगर है। ऐसे ही करना है तो डिबेट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? हल्ला वाला तो देखिए, ठीक है, चीजें हैं अपना, जो हुआ वो छोड़ दीजिए, जो हो रहा था आगे अब क्या होना है क्या नहीं, देखिए सब भी चले गए भाई, क्या अपनी बात इनसे हम पूछिए सुनने ना, क्या है। सीए इसके साथ है कि नहीं है? सीए के इनके नेता ने तो कहा है हम सीए होना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो साथ खड़े हैं, हम तो भाई खड़ी है, कह रही हम तो मदद करते हैं। भारत ठाकरे का वो उद्धव ठाकरे भी खड़े हैं यहाँ पे, जो उधर तो आपके साथ है, इसलिए तो साथ देंगे। अब ये देखना होगा साथ कहाँ तक देते हैं। विश्वनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। विश्वनाथ जी, क्या जो सीएम में जो चल रहा है, क्या चीजें हैं, क्या बात क्या है, ये लागू हो पाएगा? शायद 5 अगस्त को डेट दिया जा रहा है, 5 अगस्त तक ही हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 फैसले 5 अगस्त में लिए गए, राम मंदिर हुआ, इसके बाद से धारा 370 हो गया, अब तीसरा ये है। देखिए नरेश जी, यूसीसी पर ये हंगामा होना स्वाभाविक है। एक ऐसे समय में जब 7 दशक से मुसलमानों को एक वोट बैंक की नजरिए से देखा जाता रहा हो, और एक उसके रूप में कि एक कुछ वर्ग के कुछ पार्टीज के बीच में जब इस बात को लेकर संघर्ष रहा हो कि ये 20%, ये 22%, ये हमारे हो जाएं, ये हमारे हो जाएं, जाना गया, समझा गया, उसी तरह ट्रीट किया गया, उनको सामान्य नागरिक का दर्जा नहीं लेने दिया गया। आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। अफसोस कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बाकी लोगों के बहुमत को स्वीकार नहीं किया, लोगों के विचार को, मत को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के राह पे चलना शुरू किया, और वहां से चल करके आज हम वक्फ बोर्ड एक्ट तक आ गए, जहां आज वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि अगर वो आपके घर नहीं, आपके पूरे शहर पे अगर कब्जा कर दे, एक नोटिस खाली चस्पा कर दिए शहर हमारा, तो पूरा वक्फ बोर्ड का शहर हो जाएगा। साउथ का, केरल का एक पूरा गांव था जहां करीब 1600 साल पुराना मंदिर है, वो भी वक्फ का हो गया, जब मुसलमानों का धर्म ही पैदा नहीं हुआ था। तो कहने का ये मेरा लक्ष्य केवल ये कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कनेक्शन चला गया, कनेक्शन लॉस हो गया है। ठीक है, प्लीज हो गया ये चीजें हैं भाई, हर पार्टी का अपना अपना सोच होती है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइड विपक्ष का ही कहना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जल्दीबाजी की है। विपक्ष जी, मेरे से पूछा आपने? हाँ हाँ, ये कि मतलब जो विपक्ष का कहना यही है कि ये बड़ा मुद्दा है, इसमें थोड़ा समय होना चाहिए, जो चीजें हो थोड़ा देख के समझ के, क्योंकि थोड़ा कई एक बात एक जगह की नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, पूरा सिनेरियो अलग अलग है। कई राज्य ऐसे हैं जो सरकारें करती हैं, उनका अधीन नहीं होती हैं, तो देखिए आपका हमारे हिंदुस्तान में पहले जो क्रिमिनल एक्ट है ऑलरेडी सारा एक सा है, उसमें कोई फर्क है कहीं पे? सिर्फ 4 मुद्दे हैं: शादी ब्याह, जमीन जायदाद, अडॉप्शन, आपका जो ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, ये 4 चीजें ही है ना। इसमें डिस्क्रिमिनेशन जिन जिन संगठनों में से जो कह रहे समूहों में होता था, उसको बराबरी करने का बात है सिर्फ, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। शादी ब्याह है, प्रॉपर्टी के आपके राइट्स हैं, बच्चों को कैसे दिए जाए कैसे ना दिए जाए, तो तकरीबन जो ऑलरेडी कानून है उसमें छोटा मोटा अंतर आना है, कोई बहुत लंबा चौड़ा बदलाव नहीं है।
और उसके ऊपर भी प्रॉपर समय है जो आप चर्चा कर सकते हैं। किसी के कोई ऑब्जेक्शन है वो रख सकता है, किसी की कोई विचार है वो रख सकता है, और ये सब होने के बाद ही कुछ तय हो रहा है, इसमें कुछ थोपा नहीं है। अब आप बताइए कि पूरा लॉ का हमारा किताब है, उसमें सारी चीजें तो पहले ही क्लियर है, पहले से ही सब लागू है। सिर्फ एक यही है ना, मैरिज एक्ट और आपका जो बच्चों को कैसे देना, प्रॉपर्टी में नहीं देना, है जी, आप कितने शादियां कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही 4 चीजें तो है इसमें, और कोई बड़ा चीज तो है नहीं। तो इसलिए इसमें कोई, और इससे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन उनके बहुत डिबेट्स में भी देख रहे हैं, बहुत खुश हैं इस चीज से, वो चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, जो कि उनको वंचित रखा गया था इस चीज से। हमारे और भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनको वंचित रखा गया था इन चीजों से, उनको बराबर राइट्स मिलने चाहिए। इसका सभी को हामी होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी होना चाहिए, बाकियों को भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं आपके चुनाव, तो चुनाव तो भाई साहब हर साल में 2-3 4 आते रहते हैं, कभी इस स्टेट के नहीं तो उस स्टेट के, उसके, ठीक है। और ये चुनाव का वजह से या कुछ, अभी अगर कहें लोकसभा, तो लोकसभा में 1 साल है, इसलिए इधर उधर की बात करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे जो प्रोमिसेस थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से, जो हमारी विचार था हम लेकर के चले थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा से रहे हैं, हम एक एक करके उन वादों को पूरा करते गए। और आज उसी कड़ी के अंदर हमारा ये भी एक संकल्प था कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हम उसकी और आगे बढ़ रहे हैं। अगर सर है जिसका जो ऑब्जेक्शन होगा वो अपना ऑब्जेक्शन रखेगा, उसका कोई हल होगा, हल निकाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि, देखिए, हम डिलीवरी में विश्वास रखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने डिलीवर किया है, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, जो भी हमारे वादे थे। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया कि ट्रिपल तलाक दे करके छुटकारा नहीं हो सकता, तो बहुत सी मुस्लिम बहनों ने इसका जश्न मनाया, और आज भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट वो दे रही हैं। मुस्लिम औरतें भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं मोदी जी का। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके सामने है। जब ये बिल आएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सवाल यही है, कौन कौन सी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तमाम धर्म है, जैन धर्म, पारसी धर्म, ये बिल आने से क्या क्या इफेक्टिव हो सकता है, वो स्टार्ट बताइए तो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आदिवासी को भी आएगी, जो कई एक्ट ऐसे हैं जो उनके विधि विधान चलते हैं, वो एक्ट में है ही ना। जब ये लागू हो जाएगा तो चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं, मैं अभी कल किसी डिबेट में सुन रहा था, सुनिए रमेश जी, अभी कोई सज्जन उठ के, शायद सरना जी थे, कौन था, दिल्ली में डिबेट में उठ के कह रहे थे कि जी हमारे वहाँ ऐसे शादियां होती हैं, हमारे जो मासी का रिश्ता है उसमें शादी हो जाती है, पिता वाले लाइन में नहीं होती है। तो उसमें कहाँ ये कानून में आ गया कि आप किससे शादी करोगे, किससे नहीं करोगे? ये कानून नहीं आने वाला। कानून तो ये आने वाला कि हाँ, शादी आपकी हुई, रजिस्टर हुई, उसके वो में चलना है। ये थोड़ी है कि तुम मासी की लड़की से कर रहे हो, कि बुआ के चाचे की कर रहे हो, किससे कर रहे हो, इसमें कोई नहीं है। वो सब कुछ वैसे ही है। तो लोगों को भ्रमित करके उसमें हम खा के एक टेंशन पैदा करना कि इससे हमारा नुकसान होगा, किसी को नुकसान कोई नहीं होने वाला है। बाकी हर जाति के, हर प्रजाति के अपने अपने रीति रिवाज है। मैं जट हूँ, जाट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे बाप की गोद भी छोड़ते हैं, माँ की गोद भी छोड़ते हैं, गोत्र, तो उसके बाद शादी की जाती है किसी में। ऐसे जो हमारे अरोड़ाज हैं, भापे हैं या खत्री हैं, उनमें वो नानके वालों की तरफ शादी कर लेते हैं। तो हर एक का अलग अलग होता है। राजपूतों के, बिश्नोइयों के कुछ अलग कानून है। बिश्नोई समाज है, वो एक दूसरे का कर लेते हैं, उसकी बहन उसको ब्याह दी, उसकी उसको ब्याह दी, आपस में अब उसको क्या बोलते हैं जैसे। तो इस तरह के छोटे छोटे कई नियम्स हैं हर जाति में, हर प्रजाति में। उसके ऊपर किसी की कोई आंच नहीं आने वाली है। तो ये इससे कोई आदिवासियों का कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ये सवाल ही नहीं है। सब अपने रिवाज वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक, विशाल जी, इसका सवाल यही है कि इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव को जातियां होंगी, क्या लगता है, हिंदू या मुस्लिम, अगर कोई इसके लागू होती है, आदिवासी की दिक्कत है कि देखिए
कई आदिवासियों की कई ऐसी परंपराएं हैं, कैसे ऐसे विधि विधान चलते हैं जो उनको खुद के हैं, कोई कानून नियम नहीं है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये तो बाकायदा एक नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर सिस्टम पे दिक्कत होगी तो आदिवासियों को होगी। विश्वनाथ जी, देखिए, जहां तक मुझे पूछ रहे हैं रमेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। उससे शायद आप जानना चाह रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि आदिवासियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ना है। मान लीजिए ये लागू होता है जो इससे देखिए, आदिवासी कोई अलग धर्म का चूंकि पालन नहीं कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, केवल सिविल जितने भी राइट्स हैं सबकी, जितने भी सिविल राइट्स हैं केवल उनकी बात है। धार्मिक पूजा पद्धति जिसकी जो है वो बिल्कुल अलग है, उस पर अधिकार यथावत रहेंगे, उसमें कहीं कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे वो जीवन मरण से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, पूजा पद्धति की बातें हैं, विश्वास की बातें हैं, मान्यता की बातें, वो सब बिल्कुल अलग है। ये केवल सिविल राइट्स जितने हैं केवल वो प्रभावित होंगे। वो प्रभावित यूं होंगे कि वो केवल कॉमन होंगे, सबके लिए होंगे। आप शादी करेंगे तो एक शादी सब कर पाएंगे, दूसरी शादी पे सबको सजा होगी। उसके लिए बेटियों को कैसे अधिकार मिलेंगे, पारिवारिक संपत्ति में बेटों को कैसे मिलेंगे, बाकी पेरेंटल जो प्रॉपर्टी के जो भी बाइफर्केशन होना है वो कैसे होगा। केवल इन चीजों पर सबको समान अधिकार दिया जा रहा है। कि मूल चीज मैं आपको बताऊं, आज हमेशा इस बात पे चर्चा होती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमान टारगेट क्यों होता है? उसको आपने अलग एक कमरे में बिठाकर रखा हुआ है, आप उसको बढ़ने नहीं देते हैं। जब आप उसको बराबर उसी क्लास में पढ़ने देंगे, उसी नियम से पढ़ने देंगे, वही करिकुलम पढ़ने देंगे, वैसे ही ट्रीट करेंगे उस बच्चे को जैसे सारे बच्चे ट्रीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें कोई अलग अंतर होगा ही नहीं। उसको आप अलग जामा पहना करके एक किनारे रख देते हैं, कहते हैं देखो ये तो अलग है, तो उसके अंदर एक इंफीरियरिटी आती है, यूं कहिए कि अलग भावना आती है, इस तरह के भाव आता है। सबसे बड़ा जो लाभ होगा यूसीसी इंप्लीमेंट होने से कि जो मुसलमानों का सेग्रीगेशन है समाज में वो समाप्त होगा, उनका इंटीग्रेशन होगा समाज में। जैसे बाकी धर्मों के लिए कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन भ्रम तो ऐसा फैलाया लग रहा है मुसलमानों की ही सब कुछ किया ही जा रहा है, ये ही लाया गया है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। अभी जो भ्रामक देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय होगा और ये होगा और वो होगा। केवल मुसलमानों की बोगी को ही टेकअप किया जा रहा है, इसीलिए मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि इससे मुसलमानों का नुकसान कतई नहीं होगा। उनको मुख्य धारा में आने का बड़ा मौका मिलेगा, वो वाकई देश की मुख्य धारा में शामिल होंगे। अभी उनको सारे अधिकार हैं तो समान, लेकिन वो सेग्रीगेटेड हैं। क्यों? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसा है, पॉलिटिकल जो एक्शन है, जो लीडर्स या पार्टीज इन पावर जो हैं वो उनको इस तरह से ट्रीट करती हैं, एक तरीके से उनको अछूत बना देती हैं, किनारे कर देती हैं, एक अलग रख देती हैं, एक अलग लॉट के रूप में ट्रीट करती हैं। तो इसके कारण उनमें इंफीरियरिटी कह दीजिए या अलग भावना कह दीजिए, इस तरह की चीजें आती हैं। जब आप किसी वैसे लीजिए किसी क्लास में एक बच्चे को आप अलग बिठा देंगे, अलग ड्रेस कहेंगे, तुम ये अलग पहन के आओगे, तुम्हें ये विशेष अधिकार है, तुम इस तरीके से रहोगे, तो उसके अंदर इंफीरियरिटी होगी, वो स्वयं को अमेलगमेट नहीं कर पाएगा अपनी क्लास में। ठीक वैसे ही ये मुसलमानों के साथ हो रहा है और पिछले 70 सालों से हो रहा है। अगर आप उनको उनकी जीवन पद्धति, पूजा पद्धति अलग विषय है, उनकी जीवनचर्या अलग विषय है, जीवन मरण के प्रश्न अलग विषय हैं, उनमें कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करने जाता है। लेकिन सिविल राइट्स जो हैं ये बहुत बेसिक हैं। ये डेली अगल बगल लोग रह रहे हैं, एक के साथ ऐसा है, एक 4 पत्नियां रखी है, वो दूसरा बगल वाला एक रखे तो जेल, दूसरे दिन गया जेल चला गया। कहने का मतलब एक के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से है, एक के यहाँ कुछ है, तो ये चीजें उनको सेग्रीगेट करती हैं, समाज में भेदभाव पैदा करती हैं। उस भेदभाव को समाप्त करने का ये प्रयास है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक कॉमन सिविल कोड लाए, लेकिन वोट बैंक ने पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कितना मजबूर कर दिया कि इन्होंने कभी भी मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल होने नहीं दिया। देखिए, ये यूसीसी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो बीजेपी के एजेंडे में, मुझे याद है शायद 89 से के इलेक्शन में था,
उसके बाद फिर चूंकि संयुक्त सरकार बनाने का मौका आया तो उन्होंने इसको उस धर्म के आधार पर छोड़ दिया। फिर 2019 में इन्होंने दोबारा टेकअप किया। जब इनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो इन्होंने दोबारा टेकअप किया है। तो कहने का मतलब है कि ये विषय केवल बीजेपी का ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट कोर्ट्स द्वारा एन नंबर ऑफ टाइम्स अंडरलाइन किया गया कि हाँ, आप सरकारों से अपील की गई कि आप इस पर एक कानून लाइए। इस पर इसके कारण कोर्ट्स को बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है। ढेर सारे लीगल इश्यूज ऐसे उठते हैं जिनको निपटाने में कोर्ट का महत्वपूर्ण समय खराब होता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी मुझे लगता है कि लीगल एस्पेक्ट ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी और बाकी कोर्ट्स का भी कि उन्हें बहुत इजी हो जाएगा चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में, या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो आप कह सकते हैं, न्याय के संपादन में, न्यायिक प्रक्रिया के संपादन में उनको बहुत आराम हो जाएगा। और इसमें कहीं भी कोई सेग्रीगेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी वर्ग विशेष या दल विशेष या पार्टी विशेष या जाति विशेष के साथ कहीं कोई भी समझौता होगा या उनके साथ कोई अन्याय होने जा रहा है। ये राजनीतिक दलों को लग रहा है कि इसका लाभ हो सकता। बड़ा सवाल यही है कि किसको लाभ मिल रहा है कितना। देखिए जी आप बस काउंटर टेन जिसे विकास बता रहे थे कि एक मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। क्या ये पहल है या आपको लग रहा है या ये एक एजेंडा बनाया जा रहा है? चलो वही उसी बहाने मुसलमानों के हाथ साफ हो जाएगा कि वो अपना वोट बैंक का जो मिल जाएगा। सवाल मुझसे है या गुरप्रीत जी? हाँ देखिए मुसलमान, अरे बहुत बोलिए साहब, किसने रोका? सरकार आपकी है, शासन आपका, किसी की आवाज दबा दो, किसी को रोक दो। प्रणाम, आप बोलिए सर, मैं तो खुद कह रहा हूँ। देखिए मैंने अभी बहुत अच्छे से विश्वनाथ मिश्रा जी को सुना, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से इस कानून की जो व्याख्यान की जा रही है उसमें बहुत सारे खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। कांग्रेस कभी इसकी ध्रुव विरोधी नहीं है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा विषय है समान कानून की आचार संहिता लागू करना, यूसीसी का। इसके लिए बहुत बड़े समय पर एक सामंजस्य बिठाकर लोगों को इस पर डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। केवल 4 लाइनें दिखाकर और कोई एनालिसिस नहीं हो सकता। आदिवासियों पर क्या फर्क पड़ेगा, मुस्लिमों पर क्या फर्क पड़ेगा, ईसाइयों पर क्या फर्क पड़ेगा, हिंदू लॉज पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी व्यवस्थाएं हर धर्म हर जाति, कहते हैं हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषा अनेक प्रजातियों का देश है। कोट परवानी इस देश में। अब जैसे भी ढिल्लन साहब ने अपने यहाँ की बताई थी, मैं अपने यहाँ की बता दूं। उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ जैसे ब्राह्मण समाज में 4 गोत्र बचाए जाते हैं हमारे यहाँ। खुद का परिवार, दादी का परिवार, नानी का परिवार और ननिहाल का परिवार, 4 परिवारों से रिश्ते की बचाव करते हुए हम लोग चलते हैं। लेकिन बहुत से परिवार में क्या होता है, जिस घर से बेटी दी है उसी घर में फिर से बेटी दे देते हैं। मामा की बेटी भांजे के लिए, ये सारी प्रक्रिया अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। और जिस प्रकार से मैं बताऊं आदिवासियों का मामला था, तो आदिवासियों के लिए एक छोटी सी बात कहेंगे। सीएनटी यानी कि छोटा नगौर, वही पूछना चाह रहे थे हम उसमें, लेकिन वो बातें एनपीटी एक्ट, पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। यूसीसी लागू होगी, ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो ये दिक्कत है। तलाक की, विभाजन की, गोद लेने की, विरासत की, उत्तराधार की समान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसे कोई आदिवासी और एक
दूसरी आदिवासी महिला से शादी करता है, उसकी अगली पीढ़ी को महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा। इसी प्रकार से मुस्लिम अनिल रुकना चाहेंगे, अगर समय कम है हमको खत्म करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम जाना है, थोड़ा हम विलम्ब हो गए। आप जुड़े, धन्यवाद मुकेश जी आपका भी, क्योंकि थोड़ा समय कम है इस वजह से। धन्यवाद। कह सकते हैं कई चुनौतियां हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 5 अगस्त का जून वो मुकर्रर होता है और एक फिर उपलब्धि कह सकते हैं सरकार के लिए। धन्यवाद।